नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो अपनी सीईटी की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसकी सेकंड क्लास हम डिस्कस करेंगे। और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो है कि हरियाणा में दमन शब्द का जो दमन शब्द से क्या अभिप्राय है, मतलब है क्या ये। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे, हरियाणवी गाने भी सुनते होंगे। ठीक है, तो उनमें क्या है, दमन शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। और ये एक ऐसा शब्द है जो क्या है, एक हमारी संस्कृति को जोड़ता है, संस्कृति के डिफाइन करता है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन आपके, यह एक कुर्ती का प्रकार है, यह एक आभूषण है, एडी तक लंबा पहरेदार घाघरा है ये। ठीक है, और क्या है, एक दुपट्टा है। तो राइट आंसर क्या है, आप सभी जानते भी होंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, एडी तक लंबा क्या है, एक ओरदार घाघरा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब एक क्या है, लंबे घेरेदार क्या होता है, ये घाघरा होता है। ठीक है, दमन या काले या लाल मतलब सूती कपड़े का बना होता है। किसका बना होता है, काले या लाल सूती कपड़े का बना होता है। क्या बना होता है, दामन बना होता है। आप डांस देखते होगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हमारे स्कूलों में कॉलेज में किया जाता है। ठीक है, मोस्टली आजकल वही देखने को मिलते हैं ये। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज के कोई भी प्रोग्राम है तो वहाँ पे क्या है, हरियाणवी संस्कृति का कोई भी प्रोग्राम किया जाता है तो उसमें क्या है, दामन या ऊपर कुर्ती और दामन का मतलब पहन के इस प्रकार के जो संस्कृति है उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या क्या है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भाई राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, नेशनल हाईवे की बात हो रही है। तो नेशनल हाईवे की बात हो रही है तो कौन सा है, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है, ऑप्शन कौन से हैं, NH-148A है, NH-22B है, NH-8 है और NH-71A है। तो हरियाणा का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, वो है 148A है। कौन सा है, 148A है, जो क्या कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। देखो, दिल्ली से मुंबई वाला जो रास्ता है ना उसके ऊपर है। ठीक है, कौन सा है, दिल्ली से जो मुंबई जाता है ना उसमें जो हरियाणा का क्षेत्र लगता है, यानी गुड़गांव वाला क्षेत्र लगता है, उसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 148A है। कौन सा है, 148A है। ठीक है, उससे पहले क्या था, डबुवाड़ी के पास, सिरसा के पास था। फिर जो अभी वर्तमान में है 148A है, ये क्या है कि ये 16 लाइन का सबसे चौड़ा और सबसे छोटा हाईवे है। क्या है, 16 लाइन का हाईवे। इस प्रकार से इसमें क्या है, 16 लाइनें हैं। ठीक है, और 16 लेन का क्या है, ये नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा और सबसे चौड़ा है। ठीक है, अब आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए सबसे लंबे वाला कौन सा है। तो जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, वो है NH-44। कौन सा है, NH-44 है। इसका पहले नाम क्या था भाई, इसका पहले नाम था NH-7 था। क्या था, NH-7। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे है, वो 44 है। फिर क्या है कि इसकी टोटल लंबाई पूछे NH-44 की, तो आप क्या बताओगे, वो है 3745 किलोमीटर। कितनी है, 3745 किलोमीटर है, जो क्या है श्रीनगर से शुरू होकर और क्या है भारत के जो कन्याकुमारी है वहां तक जाता है। यानी जो साउथ में क्या है, भारत के साउथ का जो हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा, ठीक है, कन्याकुमारी वहां तक जाता है। कौन सा, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, उसका पहले नाम क्या था, 7। और NH-48 का जो पहले नाम क्या था इसका, NH-8 था। क्या था, 8 था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब क्या है, हरियाणा में कुल कितने नेशनल हाईवे लगते हैं, तो टोटल 40 हाईवे लगते हैं। कितने नेशनल हाईवे कितने लगते हैं, 40 नेशनल हाईवे लगते हैं। ठीक है, और वह सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH-9 है। कौन सा है, NH-9 है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका, ये नाम बदल दिया गया है इसका, NH-40 जो NH-9 है। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है इसका, अभी सबसे लंबा है वो 44 ही है, NH-9 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो NH-44 क्या है, सबसे लंबा हाईवे है। ठीक है, गुजरता NH-9 भी है हरियाणा से ही। ठीक है, NH-9 का नाम NH-9 ही है। ठीक है, तो क्या है, NH-44 क्या कर दिया गया है, ये सबसे लंबा हाईवे है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली
के नाम से जाना जाता है? रोसड़ी मिट्टी के नाम से किस नाम को, मतलब कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? भाई मिट्टी के प्रकार होते हैं कई, दोमट प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी होती है, रेतीली होती है, लाल होती है, लेटराइट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे आप क्या है, पंचकुला वाले क्षेत्र में देखोगे वहाँ पे अलग मिट्टी देखने को मिलेगी। करनाल कुरुक्षेत्र वाले में देखोगे आप, तो कुरुक्षेत्र में क्या है, आपको लाल रंग की मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे नीचे आओगे आप, तो पानीपत वाला क्षेत्र है, रोहतक वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको क्या है, काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और नीचे आओगे थोड़े से आप, तो क्या है, जो भिवानी वाला क्षेत्र है, हिसार वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, आपको रेतीली बलुई मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की क्या है, हरियाणा के छोटे से क्षेत्र में भी क्या है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से आपके, अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी है या दोमट नहीं है, दोमट मिट्टी है, रेतीली दोमट मिट्टी है, हल्की दोमट मिट्टी है या दोमट मिट्टी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, कि अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी है, वो क्या है, रोसड़ी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? रोसड़ी के नाम से जानी जाती है। अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को क्या है, स्थानीय भाषा में रोसड़ी भी कहा जाता है। जो बालू दोमट मिट्टी होती है ना, जो बालू का मिश्रण होता है उसमें, ठीक है, दोमट मिट्टी और बालू का जो मिश्रण होता है, उसको क्या बोला जाता है? रोसड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोसड़ी बोला जाता है। यह क्या है मृदा, हरियाणा राज्य के कौन से इलाकों में पाई जाती है? तो हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुड़गांव और जो झज्जर है उसके कुछ भागों में पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बालू का प्रभाव जहाँ जिस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्या है, रेतीली मिट्टी का, मतलब रेतीली मिट्टी है वो मिलेगी आपको। रेतीली यानी बालू मिट्टी देखने को मिलेगी, जो हल्के भूरे और ललवासे रंग की होती है, ठीक है। और क्या है, जो टिब्बे लगते हैं, रेत के टिब्बे होते हैं, वो भी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो राजस्थान के टच में जो जिले लगते हैं, जैसे हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है, रेवाड़ी हो गया, तो इनमें क्या है, आपको इस प्रकार की देखने को मिलेंगी, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करें भाई क्लास को एक बार, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताया करें कि भाई कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा लगा या किस में डिटेल अच्छी थी, ठीक है। तो हरियाणा की जो एक योजना चलाई गई थी, हमारा गांव जगमग गांव योजना, उसका संबंध किससे है? तो देखो, ये बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। कौन सी? हमारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध, ठीक है। तो हमारा गांव जगमग गांव योजना है, उसका जो संबंध है वो किससे है? गाँव की बिजली आपूर्ति से है, गाँव व शहरों में जाने के लिए रात्रि बस सेवा से है, पर्यावरण अनुकूल पटाखे वितरण से है, या स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन से है? तो देखो भाई, हमारा गांव जगमग गांव यानी कब होगा? जब लाइट होती होगी, ठीक है। तो गांव में बिजली आपूर्ति के लिए क्या है, कौन सी योजना चलाई गई थी? हमारा गांव जगमग गांव योजना चलाई गई थी। जैसे ही आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया भी है। और इसमें कितने गांव जोड़े गए हैं, आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि कितने गाँव इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। तो क्या है, इसका योजना क्या थी? 24 घंटे को बिजली उपलब्ध करवाना था। कब शुरुआत हुई? 1 जुलाई 2015 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। किस योजना की शुरुआत होती है? तो हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत होती है। इस योजना के तहत क्या है, पंचकुला पहला ऐसा जिला बना था जहां ग्रामीणों को क्या है, 24 घंटे की क्या है, बिजली उपलब्ध करवाई गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना जो स्टार्ट की गई थी, उसमें कौन सा जिला था जो सर्वप्रथम क्या है, उसमें बिजली की आपूर्ति की गई थी? तो आप क्या बताओगे भाई? तो वहाँ पे 24 घंटे कौन से जिले में की गई थी? पंचकुला जिले में की गई थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था भाई? तो तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी थे? ऑप्शन कौन से हैं आपके? मनीष नरवाल है, अरविंदर सिंह है, रवि कुमार है, या उत्तर नहीं देना चाहते? तो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? जैसे ही आपने क्या है, करंट अफेयर की होगी 2020 वाले पैरा ओलंपिक से पूछ सकता है आपको, 24 में होगा उससे भी पूछ सकता है। तो 24 वाले के क्वेश्चन भी हम डालेंगे एक दो बीच में अभी, ठीक है, ताकि आपका वो भी टॉपिक साथ साथ क्लियर हो जाए। और जो पिछले वाले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं कि या तो इससे इस ओलंपिक से उठा लेगा या पिछले से उठाएगा। मोस्टली पिछले से उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, 1-2 साल बाद उठाता है ये, ठीक। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हरविंदर सिंह रहेगा। कौन सा रहेगा? हरविंदर सिंह रहेगा इसका राइट आंसर, जिन्होंने क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। किसमें?
तीरंदाजी में जीता था। कौन सा गेम था इनका, आपको गेम का नाम पूछ सकता है तो तीरंदाजी है। फिर है कि हरियाणा में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अब देखो, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, अब छात्राओं को क्या है, परिवहन की सुविधा दी गई थी। किसकी सुविधा दी गई थी, वही परिवहन की, यानी उनको बसों में फ्री किराया दिया गया था उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, यानी उनकी फ्री में किराया कर दिया गया था छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। तो कब शुरुआत की, 26 फरवरी 2019 को, 25 फरवरी 2015 को, 27 फरवरी 2016 को और 21 फरवरी 2018 को। तो ये शुरुआत कब की गई थी भाई, तो इसकी शुरुआत है, वो शुरुआत की गई थी, इनमें से कोई ऐसी तारीख नहीं है जहाँ पे शुरुआत की गई हो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा 19 फरवरी 2018 को। कब की गई थी, 19 फरवरी 2018 को क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2018 को की गई थी, ठीक है। छात्राओं को क्या है, परिवहन सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, कौन सी सुरक्षा, भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए गया, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से दरबारी कवि थे। अब देखो, दरबारी कवि थे, हर राजा के दरबार में क्या थे, कवि थे, उनका जिक्र हम कहाँ पढ़ते हैं, तो हम उनका जिक्र हम पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित किताबों में, वही उनके द्वारा किताब लिखी गई, उन्हीं से तो हम पढ़ते हैं कि राजाओं का इतिहास हमें पता चलता है कि भाई किस राजा का किस समय क्या है, कौन से क्षेत्र से संबंध था, कहाँ पे उन्होंने राज किया, क्या क्या उनकी नीतियाँ थी, कैसी नीतियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, मतलब जो जिक्र है वो कहाँ पढ़ते हैं हम, उनके द्वारा जो रची गई हैं, रचनाएं की गई हैं, उनसे पढ़ते हैं। तो उनमें उनका खुद का भी जिक्र मिलता है कि भाई वो कहाँ का था, खुद क्या क्या उसने किया, ठीक है। तो हर्षवर्धन के काल में कौन सा दरबारी थे, चौरंगीनाथ था, पाणिनि था, उदयभानु हंस था या बाणभट्ट था। तो आप सभी जानते हैं क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बाणभट्ट था राजा हर्षवर्धन के काल में। राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल है वो कब से स्टार्ट हुआ भाई, तो राजा हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हुआ था कि जब 606 ईस्वी में, कब हुआ था, 606 ईस्वी में, 590 में इनका जन्म हुआ था। 606 ईस्वी को क्या बने थे ये, राजा बने थे। 606 ईस्वी में क्या बन गए थे ये, राजा बन गए थे। क्यों बने थे, क्योंकि इनके भाई की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद क्या है, हर्षवर्धन राजा बने थे, और क्या है, इन्होंने क्या है, शशांक की हत्या की थी, ठीक। और साथ साथ में क्या है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं भाई, जो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं वो कौन सी हैं। देखो भाई, राजा हर्षवर्धन के बारे में हम डिटेल पता करते हैं। तो राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल है वो कब शुरू हुआ था, तो कार्यकाल है जैसे 590 ईस्वी में क्या हुआ, इनका जन्म होता है, और 606 ईस्वी में क्या करते हैं ये, अपना राजगद्दी पे बैठते हैं। क्या है कि ये किस वर्ष से थे, ये वर्धन वंश के, मतलब राजवंश के क्या थे, ये शासक थे। और इनके जो, इनका किसका पुत्र थे ये, इनके पिता का नाम पूछे आपसे तो क्या बताओगे, प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे इनके पिता, प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है। फिर क्या है इनके बारे में, और क्या है, इनके निधन कब हुआ था, तो 647 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, हर्षवर्धन की, ठीक है। आपसे राजवंश पूछे तो क्या बताओगे, वर्धन वंश बताओगे। कौन सा बताओगे, पुष्यभूति या वर्धन वंश बताओगे इनका, ठीक है। धर्म पूछे आपसे, तो धर्म क्या है इनका, पहले हिंदू थे, बाद में क्या हो गए थे, ये बौद्ध धर्म हो गए थे। पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन था। माता का नाम क्या था इनका, यशोमती था। क्या था, यशोमती था, किसकी, हर्षवर्धन के। तो ये साथ साथ नोट डाउन करते चलें कि इससे क्या होता है कि एक बार आप लिख लोगे ना साथ साथ में, तो इनके क्या है, बार बार आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और एक ही बार में आपको कोशिश रहती है कि एक के साथ में आपको थोड़ी डिटेल ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। फिर इनकी राजधानी है, इनका जिक्र क्यों आता है हरियाणा जी में, तो इनका जिक्र आता है इसलिए क्योंकि इनकी राजधानी कौन सी थी, वो थानेसर थी। कौन सी थी, थानेसर। इनका जो छोटा भाई था, ठीक है, राज्यवर्धन, ठीक है, उन वो क्या था कि वे थानेसर पर शासन करता था, जिसका क्षेत्रफल क्या है, हरियाणा के आज के समय में कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। कौन से में लगता है, कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर है जो आज वर्तमान समय में, ठीक है, वो क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या है, इन्होंने भाई मतलब पूरे उत्तर भारत में तो कब्जा किया ही, साथ साथ में क्या है, दक्षिण भारत पर भी कब्जा किया था। परंतु क्या है, दक्षिण भारत में विस्तार को किसने रोका, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो दक्षिण भारत में विस्तार के लिए रोकने वाला कौन था इनको, तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था, जिन्होंने क्या है, नर्मदा के युद्ध में किसको पराजित किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसको किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था।
ठीक है। फिर क्या है, इसके में कौन कौन से ऐसे हैं भाई जो आए थे इसमें, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, तो बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखी गई थी, कादम्बरी लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, कादम्बरी। और एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया मेरे को साथ साथ में, कि इनके काल में कौन जो चीनी यात्री था ना, एक चीनी यात्री आया था, तो चीनी यात्री का नाम क्या था, वो था हवेन सांग। कौन था, हवेन सांग चीनी यात्री है। वो कौन कहाँ पे आया था, वो है मतलब भारत के भ्रमण पर आया था। और उस समय राज्य किसका था, हर्षवर्धन का राज चल रहा था। ठीक है, तो कौन आया था हर्षवर्धन के काल में, तो हवेन सांग आया था। कौन आया था, हवेन सांग आया था। ठीक है, फिर है हर्ष क्या था, एक समय क्या था, एक पंडित भी था। इसकी रचनाएं कौन सी है, तो इन्होंने 3 नाटक लिखे थे। किसने लिखे थे, हर्षवर्धन ने। कौन से थे वो, नागानंद था। कौन सा था, नागानंद था। और रत्नावली था, और प्रियदर्शिका। कौन से हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। तो कौन से हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी रचनाएं हैं, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको जो क्या है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और मेरी कोशिश रहती है कि एक के साथ आपको पूरी डिटेल करवाने की संभावना, ताकि आप आसानी से उसको कर पाओ और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। तो आयोजित देखो भाई, कौन से ऑप्शन है, सोनपुर का है, कुंभ का मेला, पुष्कर का है, या गोपाल मोचन का मेला। तो देखो ऑप्शन से यदि उठा के चलते हैं, तो पहला है सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। ठीक है, जो पशुओं का मेला भी बोला जाता है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला बोला जाता है, तो ये बिहार में लगता है। कुंभ का मेला है, ये प्रयागराज में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, तो कुंभ के अवसर पर लगता है। ठीक है, पुष्कर का मेला है, ये पुष्कर में लगता है। तो ये तो तीनों क्षेत्र हरियाणा में है ही नहीं। चौथा ऑप्शन कौन सा बचता है, गोपाल मोचन का मेला। तो हरियाणा में कौन सा मेला लगता है, गोपाल मोचन का मेला लगता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी लड़कियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी है भाई, जो ITI करते हैं ना। ठीक है, पॉलिटेक्निकल हो गया, ITI होगी, इनमें कितने प्रतिशत सीटें हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व की गई हैं। तो कितनी है भाई, 15 है, 20%, 25% या 10%। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 25%। क्या रहेगा, 25% सीटें हैं वो क्या है, लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, कौन कितनी करी गई है, 25%। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक का संबंध किस खेल से है भाई। तो हिसार जिले की कौन है, शिवांगी पाठक है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्वतारोही है, जूडो खेलती है, कुश्ती खेलती है, या बॉक्सिंग खेलती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ये क्या है, प्रसिद्ध पर्वतारोही है। क्या है, प्रसिद्ध पर्वतारोही है। जो क्या है, उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और फतेह किया था और नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इन्होंने क्या है, इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 22 जनवरी 2019 को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, शिवांगी पाठक को। और कितने वर्ष की आयु में इन्होंने चढ़ाई की थी, तो 16 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या है, चढ़ाई की थी। फिर आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, IIM, जहाँ पे क्या है, होटल मैनेजमेंट वगैरह की सुविधा दी गई है, मतलब उसका कोर्स करवाया जाता है। तो उसकी स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी, 2009 में की गई थी, 1995 में की गई थी, 2004 में की गई थी, या 2007 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2009 में की गई थी। कब की गई थी, 2009 में की गई थी। किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। कहाँ पे है ये, रोहतक जिले में स्थित है। ठीक है, रोहतक में इसकी क्या स्थापना कब हुई थी, 2009 में। इसका वाक्य है वो कौन सा है, ज्ञानेन गुणेन च प्रबंध। ठीक है, कौन सा है, ज्ञानेन गुणेन च प्रबंध। ठीक है, ये क्या है, इसका ध्येय वाक्य है, यानी इसका आदर्श वाक्य भी बोल सकते हो आप। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि सर छोटूराम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किस महाविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। यानी जो सर छोटूराम है ये कहाँ के थे, छोटूराम कहाँ के थे, ये हरियाणा के थे सर छोटूराम। ठीक है, छोटूराम क्यों बोला जाता है इनको, तो ये क्या थे, अपने परिवार के सबसे छोटे थे, इसलिए क्या है, इनको छोटू बोला जाता है। और इनकी क्या है, ये इन्होंने क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था।
और क्या क्या था, इन्होंने जो भाखड़ा डैम है, आज भाखड़ा नागड़ डैम के बारे में, बांध के बारे में आप पढ़ते हो, तो उसके जन्मदाता कौन है, तो वो सर छोटू राम ही है। कौन है? सर छोटू राम है। तो भाखड़ा भाखड़ा डैम के जन्मदाता के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है, पीछे एग्जाम में आया था कि भाखड़ा नागड़ डैम के जन्मदाता कौन है, तो राइट आंसर क्या था? सर छोटू राम। तो इन्होंने कहाँ अपनी स्नातक की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? कौन से कॉलेज से की थी? रामजस महाविद्यालय से, किरोड़ीमल महाविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय, या सेंट स्टीफंस महाविद्यालय। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सेंट स्टीफंस महाविद्यालय से क्या है, इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 नवंबर 1883 को क्या है, गड्डी सांपला में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और गड्डी सांपला का वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छोटू राम नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? छोटू राम नगर कर दिया गया है। ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या है, इन्होंने क्या किया था? सेंट स्टीफन, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन महाविद्यालय से क्या है, इन्होंने अपनी स्नातक की उपाधि 1905 में प्राप्त की थी। कब की थी? 1905 में। रोहतक में इनके निवास स्थान को क्या बोला जाता है? प्रेम निवास बोला जाता है, या नीली कोठी भी बोला जाता है, ब्लू बंगला के नाम से भी इसको जाना जाता है। रोहतक में इनका क्या है? निवास स्थान है, और इनके मकान का नाम क्या है? प्रेम निवास या नीली कोठी है। ठीक है। इनके नाम पर क्या है, 9 जनवरी 1995 को भारत सरकार ने क्या है, डाक टिकट जारी किया था। कब किया था? 1995 में। क्या जारी किया था? डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव किस राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई थी? अब किस राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की? ठीक है। तो देखो भाई, 1956 में क्या है, इसकी नींव डाली गई। ठीक है। तो मतलब 1944 को डाली गई थी वैसे तो, पर जनवरी 1956 में क्या है, ऑफिशियली जब भारत आज़ाद हो चुका था, ठीक है, तो उस समय क्या है, इसकी नींव डाली गई थी। तो 1556 में हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा, जिन्होंने क्या है, के यूनिवर्सिटी की नींव डाली थी। ठीक है। और क्या है इनके साथ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि इनके सपनों का शहर बोला जाता है जो, ठीक है, इनका जो ड्रीम सिटी थी वो कौन सी थी भाई? ठीक है। तो इनकी जो ड्रीम सिटी थी, जिन्होंने क्या है कि भाई एक औद्योगिक मामले में लगाया था, तो जो दिल्ली के समय, उस समय नज़दीक कौन सा था शहर? उस समय नज़दीक फरीदाबाद बसाया गया था। ठीक है। और फरीदाबाद शहर में क्या था कि जो इंडस्ट्रीज आने का कारण है वो क्या था, जो हमारे उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी और सूझबूझ के क्या है, सूझबूझ से क्या है, इन्होंने फरीदाबाद शहर में इंडस्ट्रीज का बढ़ावा दिया था, ताकि बड़े शहर के नज़दीक इंडस्ट्री होना, ताकि एक इंटरनेशनल मार्केट को डेवलप कर सके। ठीक है। इसी के साथ जानते हैं क्या है कि भाई तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब रखी गई? जनवरी 1956 में रखी गई थी। ठीक है। यह विश्वविद्यालय पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह का सपना था। किसका था ये? चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह का सपना था ये। ठीक है। उद्घाटन के समय यहाँ केवल संस्कृत विभाग ही था, मतलब जिस समय इसका उद्घाटन किया गया ना, उस समय क्या था, सिर्फ एक संस्कृत विभाग ही था। अभी वर्तमान में लगभग आपको सभी विभाग देखने को मिलेंगे। ठीक है। हिंदी विभाग भी देखने को मिलेगा, मैथ का भी डिपार्टमेंट अलग मिलेगा आपको। ठीक है। इंग्लिश का भी अलग मिलेगा आपको, हर सब्जेक्ट का लगभग मिलेगा। पर उस समय क्या था, जब स्टार्ट हुई तो उस समय सिर्फ संस्कृत का ही एक विभाग था। लगभग 400 एकड़ में फैले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वर्तमान में क्या है, वीसी कौन है? प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा है। कौन है? प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा है। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज गला थोड़ा खराब है, इसलिए यदि आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और अच्छी आ रही है तो आप अपने क्लास को एंजॉय करें और क्लास को लाइक करें। तो हरियाणा में शारदा देवी, सारवा नहीं, ये शारदा है। ठीक है। तो शारदा देवी का मेला है वो कहाँ पे लगता है? तो यमुनानगर में है, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, या भिवानी में? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। शारदा देवी का मेला है वो कहाँ पे लगता है? अम्बाड़ा में लगता है, जो क्या है त्रिलोकपुर में चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे क्या है?
त्रिलोकपुर, अम्बाड़ा का जो त्रिलोकपुर क्षेत्र है वहाँ पे चैत महीने में आयोजित किया जाता है। आपसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब लगता है, ये भी पूछ सकता है कि शारदा देवी का मेला कब लगता है, तो चैत महीने में लगाया जाता है। और कहाँ पे लगाया जाता है, ये त्रिलोकपुर में। ठीक है, तो हरियाणा भारत के किस हिस्से में आता है भाई? अब भारत का हिस्सा है, देखो भारत का इस हिसाब से है। ठीक है, हरियाणा है यहाँ पे, कहाँ पे है ये, हरियाणा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में भाई जैसे भारत का है, जैसे ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। अब हरियाणा तो इस लोकेलिटी में रहता है, यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, ये और थोड़ा हाई साइड है। ठीक, फिर तो हरियाणा भारत के किस हिस्से में लगता है, तो नॉर्थ वेस्ट में लगता है, यानी उत्तर पश्चिम में लगता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तर पश्चिम रहेगा। जब भी कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो एक बार आप मैप की तरफ निगाह जरूर लगा लिया करो बेसिक बच्चे। जब भी आप मैप देखते हो ना, तो मैप में आपको अनुमान हो जाता है, और जैसे भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपकी नजरें हैं जो आपके दिमाग में आएगा वो क्या रहेगा, आपको मैप दिखेगा, खुद रियलाइज होगा कि हाँ मैप में हमने वो चीज़ वहाँ पे देखी थी। तो एक बार इनको टच करते आया करो। जैसे भी क्या है, एक हरियाणा का मैप ले लो, बड़ा मिल जाएगा 10-20 रुपए का मार्केट से। ठीक है, उसको जहाँ पे आप सोते हो, यहाँ जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका लो दीवार पे। और जैसे ही कोई झील का जिक्र होता है, तो जैसे हिसार जिले में झील है ब्लूबर्ड, तो देख लिया आपने कहाँ पे उसकी लोकेलिटी है, एनएच कहाँ से निकलते हैं। तो एक बार मैप के अकॉर्डिंग करोगे ना, आप मैप पे देख के करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ये क्लास पूरी अच्छे से हरियाणा के मैप के ऊपर डाल देता हूँ। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, यदि आपको चाहिए हो तो मैं इसको उसके बारे में सोचूंगा और आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप क्या है, एक बार मैप अच्छे से समझ जाए ना, तो आपको क्या है बार बार परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखो भाई, ठीक है, तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में क्या है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में बता रहा है, ये देखो बात के नहीं है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में क्या है, शिवालिक और दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे है ये, उत्तर में तो क्या है, उत्तरी इलाका कौन सा लगता है, जो पंचकुला अम्बाड़ा वाला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर पूर्व वाला, तो उसमें क्या है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो क्या है दिल्ली से शुरू होकर, रायसीना की पहाड़ियों से शुरू होकर और कहाँ पे जाती हैं, ये गुजरात तक जाती हैं राजस्थान होते हुए। ठीक है, ये अरावली रेंज है। ठीक है, और कर्क रेखा से क्या है, 300 मील दूर पर उत्तर में स्थित है। किससे है ये, कर्क रेखा से 300 मील की दूरी पर स्थित है। हरियाणा एक भू अचेषित राज्य है। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रहा इस शब्द को। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 27 डिग्री 39 मिनट है। ठीक है, और से लेकर क्या है, 30 डिग्री 55 मिनट 5 आदि जो उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार क्या है, 74 डिग्री 27 मिनट है, से लेकर 77 36 5 है। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक क्या है, ये फैला हुआ है। ये भी आपसे पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बारे में। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमवीर चक्र सम्मानित मेजर होशियार सिंह हरियाणा के किस जिले में जन्मे थे भाई? तो होशियार सिंह के बारे में आपने सुना भी होगा। अभी आपने कभी भी मेट्रो से सफर किया है तो मेट्रो में एक स्टेशन का नाम है, मेट्रो स्टेशन का ब्रिगेडियर होशियार सिंह। क्या आता है, ब्रिगेडियर होशियार सिंह। ठीक है, तो वो क्या है, वो परमवीर चक्र विजेता थे, उनके नाम पर उस स्टेशन का नाम रखा गया है। तो वो किस जिले से संबंध रखते थे भाई? ठीक है, तो किस जिले से, पलवल से, रेवाड़ी से, सोनीपत से या हिसार से? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, सोनीपत जिले से संबंध रखते थे। और ये क्या है, इकलौते परमवीर चक्र से सम्मानित, हरियाणा में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। तो कौन है, ब्रिगेडियर होशियार सिंह का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1937 को सोनीपत जिले में हुआ था। कब हुआ था, 5 मई 1937 को सोनीपत जिले में हुआ था। ठीक है, सोनीपत जिले में कहाँ पे हुआ था, सिसाना गांव में हुआ था। कौन सा है, सिसाना गांव में। 1971 के युद्ध के बाद इन्होंने क्या है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कब, 1971 का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, ये हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं। वर्ष 1996 में ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायरमेंट किस पद से हुए थे, ये ब्रिगेडियर पद से रिटायर हुए थे। कब, 1996 में। कब हुए थे ये, 1996 में ब्रिगेडियर पद से ये रिटायर हुए थे। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना है भाई? भौगोलिक क्षेत्र यानी टोटल क्षेत्रफल की बात कर रहा है, टोटल एरिया हरियाणा का कितना है? तो टोटल एरिया है वो हरियाणा का कितना है भाई? सभी आप सभी को पता है, रट्टा मार रखा है सभी ने।
जब से आप हरियाणा जी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले ही पेज पे पहला ही क्वेश्चन आपको ये बताया जाता है कि हरियाणा कहाँ पे है, भारत का कितना हिस्सा है, कितने प्रतिशत पे है, ठीक है, और कितना इसका भौगोलिक क्षेत्र है। तो हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र आपका क्या है, राइट आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, 44,212 है। क्या रहेगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्या रहेगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और हरियाणा का जो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो है 1.34% है। और जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो 2.09% है। कितना है जनसंख्या के मामले में, तो कितना है 2.09%। और क्षेत्रफल के मामले कितना है, 1.34% है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते हैं भाई, ठीक है। तो हरियाणा राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दिवस है कब मनाया जाता है भाई, तो आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे मुझे, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि मुझे पता है, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद है और मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा दिवस है वो कब मनाया जाता है। फिर है रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत आता है। रिचार्जिंग वेल यानी कुओं को रिचार्ज करना, जो बोरवेल होते हैं हमारे, ठीक है, जिनसे हम पानी के, हमारे सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं जो पानी के, ठीक है, उनको रिचार्ज करने की जो स्कीम है, ठीक है, वो कौन सी योजना के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत आता है, सिंचाई का आधुनिकीकरण के तहत आता है, अटल भूजल योजना के तहत आता है, या मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा पानी मेरी विरासत की योजना के तहत क्या है, रिचार्जिंग वेल का जो निर्माण है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। अब मेरा पानी मेरी विरासत योजना है वो क्या थी, इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो खरीफ की फसल होती है ना, जो अभी बाजरे की बुआई होती है, ठीक है, उस समय इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। जैसे धान की बुआई होती है, तो उस समय क्या अपील की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा 2020 में, कि भाई धान को ना बोकर, ठीक है, उसकी जगह यदि आप कपास बोते हैं, बाजरा बोते हैं, तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ कौन देगा, सरकार प्रोत्साहन राशि देगी भाई, ठीक है। उसकी जगह आप क्या लगाएं, मक्का बोएं, कपास बोएं, बाजरा बोएं, दलहन फसलें बोएं, ठीक है, सब्जियां बोएं, फल बोएं, ठीक है। तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति एक किले के हिसाब से कौन देगी, सरकार देगी आपको, ठीक है। तो ये कब शुरुआत की गई थी, पानी बचाने के लिए 2020 में शुरुआत की गई थी, सरकार के द्वारा ये स्कीम चालू की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस योजना में क्या है, कितने पानी की, मतलब जो पहले साल अनुमान लगाया जाता है कितने लीटर पानी बचाया गया था, तो 22,565 करोड़ लीटर पानी बचाने की संभावना जताई गई थी पहले वर्ष जब इसकी शुरुआत की गई थी। क्योंकि लोगों ने क्या किया था, जो धान की फसल बोते हैं ना, उन लोगों ने क्या है, धान की फसल को छोड़ के क्या कर दिया गया था, कपास, बाजरा या अन्य ऑप्शन जो भी थे वो फसलें बोई थी, और सरकार के द्वारा 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई थी। और क्या किया गया था, जिससे क्या है भाई, पानी बचाना कैसे बचा भाई। अब जैसे क्या देखोगे आप कि धान की फसल होती है, पानी की अच्छी खासी जरूरत होती है, उसमें क्या है भाई, बोरवेल से भी सिंचाई की जाती है, कई जगह नलकूपों से भी सिंचाई की जाती है। आप देखते हो गैस के आसपास समरसीबल लगी हुई होती हैं, ठीक है, पानी के लिए, तो उनसे क्या है, पानी की अच्छी खासी पानी की सिंचाई की जाती है, तो वो क्या है, पानी कम लगेगा। अब कपास की फसल है उसमें कम लगेगा एज कंपेरिजन टू धान, ठीक है। और यदि कपास से भी कंपैरिजन करें बाजरे का, तो बाजरे में और भी कम लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, इनकी शुरुआत की गई थी और पानी बचाया भी गया था। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणवी लकोती ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे का अर्थ क्या है। अब देखो, इस प्रकार की लकोती हमारे कहावतें प्रचलित होती रहती हैं। हमारे हरियाणा में क्या है, हर चीज़ की कहावत है, लगभग हर चीज़ से जुड़ी हुई है। तो ये लकोती है, ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे, भाई ऐसा कोई अनुपयोगी काम कर रही है जो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, जो कोई काम करने लायक है ही नहीं, अनुसूची है ही नहीं, तो उसमें वो काम अनुपयोगी काम है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना। मतलब उपयोगी कार्य करना चाहिए, उसकी जगह क्या कर रहा है, मतलब अनुपयोगी काम कर रही है भाई। कोई चीज़ फ्री बैठे हैं तो क्या है, कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक।
तो ठल्ली बैठी नान काटड़े मुंडा अर्थ क्या है कि उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना। और मुहावरे लकोतियों से 100% एक क्वेश्चन आएगा भाई। तो सभी बच्चे जितनी भी क्लास करवा रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन उसमें ऐड करता हूँ, ताकि आप क्या उनको आसानी से कर पाओ और एक एक करके आपको याद भी हो जाए। तो जरूर से जरूर आप क्या है इनको नोट डाउन करते रहें, हर बार एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार कब किया गया भाई। तो पहली बार जब क्या है सूरजकुंड मेले की शुरुआत है वो कब की गई थी। तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 1900। तो पहली बार इसकी आयोजन कब किया गया था, तो इनमें ऑप्शन कट गया है भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1987 आएगा। कब आएगा, 1987 में पहली बार क्या इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, सूरजकुंड जो शिल्प मेला है, यानी शिल्पकार आते हैं भाई जो हाथ की कला रखते हैं, ठीक है, वास्तुकला का निर्माण करते हैं उनके। ठीक है, और क्या है यहाँ पे इस सबसे क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है सूरजकुंड झील का भी निर्माण किया गया है, वहाँ पे सूरजकुंड एक कुंड का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, और किसने करवाया था ये, तो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, राजा सूरजपाल ने करवाया था, जो तोमर वंश का है 10वीं शताब्दी में। किसने कराया था, 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजाओं ने इसका क्या है, तोमर वंश के जो राजपूत शासक था राजा सूरजपाल, इसने क्या है सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, सूरजकुंड का निर्माण कब किसने करवाया था, तो ये करवाया था राजा सूरजपाल तोमर ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने की हैं। ठीक है, जगह पूछ ले आपसे तो कहाँ पे है ये, फरीदाबाद जिले में है। कहाँ पे है ये, फरीदाबाद जिले में है। ठीक है, और क्या है इसका इतिहास आप पूछोगे तो इतिहास बहुत पुराना है भाई इसका। ठीक है, तोमर वंश कब से कब तक था, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक था। कब था, 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक तोमर वंश ने राज किया था। फिर बाद में क्या है, 12वीं शताब्दी में कौन आ गए थे, चौहान वंश आ गया था। फिर इसके बाद ये चलता ही गया। और इसमें क्या है सूरजकुंड की वास्तुकला का, अब वहाँ पे क्या है ऑलरेडी ऐसी वास्तुकला थी जो सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था, तो उस वास्तुकला से प्रभावित होकर वहाँ पे क्या है उसमें और भी वास्तुकला के ऊपर ही क्या है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कर दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय इसकी उपाधि कब दी गई, तो 2013 में क्या है इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले के मतलब अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया था मेले का रूप। ठीक है, कब कर दिया गया था, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय इसको क्या है अंतर्राष्ट्रीय की उपाधि दे दी गई थी, भाई अंतर्राष्ट्रीय मेला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फिर इसके बारे में पूछ ले आपसे, तो इसका थीम स्टेट पूछे आपसे, तो ये थीम वाले बड़े पूछते हैं वही। तो थीम स्टेट कौन सा था, तो थीम स्टेट था इसका गुजरात था। कौन था 2024 में इसका, जो अब की बार हुआ था फरवरी में। ठीक है, तो थीम स्टेट कौन सा था इसका, गुजरात था। और यदि आपसे पूछे थीम देश कौन सा था, ठीक है, तो थीम देश कौन सा था, तो अफ्रीका की एक कंट्री थी। ठीक है, तो तंजानिया नाम का एक देश था, उसने क्या है पहली बार मौका मिला था तंजानिया को। ठीक है, तो 2024 में जो थीम देश था वो कौन सा था, तंजानिया था। और थीम स्टेट पूछे आपसे तो क्या बताओगे आप, गुजरात। और इससे पहले गुजरात ने कब किया था, तो 1997 में गुजरात ने क्या किया था, इसका मतलब नेतृत्व किया था, यानी थीम स्टेट का। ठीक है, और 8 राज्य और भी शामिल किए गए थे पिछले जो 2023 में। ठीक है, तो 2023 में सबसे पहला क्या था, ऐसा मेला लगा था भी जो 8 राज्यों में क्या है थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। तो वो 8 राज्य कौन से थे भाई, जो हमने 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना, उनमें से थे। कौन से थे, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड था, सिक्किम था, मणिपुर था, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे थे, ये सभी जो सूरजकुंड मेला है वहाँ पे। और कब से लगा था ये, 2 से लेकर 18 फरवरी तक लगा था। कब से ले, 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच लगाया गया था। और जो थीम उत्तर प्रदेश पर क्या थी इसकी आधारित थी, किस पे थी ये आधारित थी, कौन सी, 37वें सूरजकुंड मेले की। कौन सी थी ये, 37वें सूरजकुंड मेले की थी ये। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि याकूट याकूट उत्पादन इकाई हरियाणा में कहाँ पे स्थित है। अब याकूट आपने देखा होगा कई बार टीवीओ में ऐड देखते थे आप, याकूट का दूध आता था एक छोटी बोतल लेके। ठीक है, तो हम सोचते थे कि ये दूध कैसा दूध है ये। ठीक है, एक छोटी बोतल आती थी याकूट की।
ठीक है। अभी तो प्रेजेंट में तो पता नहीं मिलता भी होगा कोई बड़े मॉल वगैरह में, परंतु छोटे लोकल में बहुत कम आती है वो याकूट वाली। ठीक है, हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम मिलती है। परंतु क्या है, इसका क्वेश्चन क्या ये कहना चाह रहा है कि भाई याकूट का उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? हरियाणा में। ठीक है, भिवानी में, पंचकुला में, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, पंचकुला कर लेना इसको, बहादुरगढ़ या सोनीपत में। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सोनीपत में रहेगा। ये जापान की क्या है, एक कंपनी के द्वारा एक प्रोजेक्ट लगाया गया था जो दूध के उत्पादन के से संबंधित थी। ठीक है, तो सोनीपत जिले में स्थित है। याकूट एक क्या है, जापानी मीठा प्रोबायोटिक दूध है। क्या है? एक जापानी प्रोबायोटिक मीठा दूध है, जो यह कंपनी क्या है, सोनीपत में 2007 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 2007 में स्थापित की गई थी। कौन सी कंपनी है? जो याकूट कंपनी है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो हरियाणा राज्य के गठन से लेकर दूसरी बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया था? आरोपित नहीं, लागू किया गया था। तो दूसरी बार कब लागू किया गया था ये? दूसरी बार कब, पहली बार कब लागू किया गया था? 1967 में, दूसरी बार 1977 में, और थर्ड बार क्या किया गया था? 1991 में। ठीक है, तो देखो 3 बार लागू किया गया, 1967 में, 73 में और 1991 में। तो अब आप खुद समझदार हो, दूसरी बार कब किया गया? 1973 में। कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखो भाई, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब? 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 68 तक चला था भाई। देखो 67 में लग गया, 68 तक चला, 22 मई तक। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन होते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वह हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? तो BN चक्रवर्ती थे। कौन थे? BN चक्रवर्ती थे। सबसे लंबे समय तक रहने वाला राष्ट्रपति शासन भी कौन सा था? जो पहली बार लगा था, 21 नवंबर से लेकर 22 मई तक लगा था। दूसरी बार वाला सबसे छोटा है भाई, 30 अप्रैल 1977 से लगा और 21 जून तक 1973 में क्या हो गया था? ये खत्म। अप्रैल के बाद मई आया और मई के बाद जून, यानी ये लगभग आपका ये लगा लो कि 1 महीना 22 दिन तक रहा था। ठीक है, कौन सा? दूसरी बार का 1977 में लगा था। उस समय कौन थे राष्ट्रपति? BD जत्ती थे। और उस समय के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? जय सुखलाल हाथी थे। कौन थे? जय सुखलाल हाथी थे। आपसे ये बड़े इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल या राष्ट्रपति के बारे में बड़ा पूछता है इनके बारे में कि भाई उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा दूसरी बार, तो उस समय कौन था? ठीक है, तो इनका ही रोल होता है, जब भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य को कौन संभालते हैं? वो राष्ट्रपति के अंडर में चला जाता है, और उसकी देखरेख कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तीसरी बार कब लगा? 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 को लगा था। कब? 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक लगा। राष्ट्रपति कौन थे? R वेंकटरमण थे। और कौन थे? राज्यपाल धनिकलाल मंडल थे। कौन थे? धनिकलाल मंडल थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट कितना प्रतिशत ग्रामीण विकास की दिशा में व्यय हेतु निर्धारित किया गया था? भाई ग्रामीण का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का निर्धारण किया गया था? भाई यहाँ पे खर्च करना है तो कितना है? 6.4, 5%, 3% या 5.9%। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो वो है राइट आंसर आपका 5% बजट है वो निर्धारित किया गया था। किस पे खर्च करने के लिए? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। बजट से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता भाई, हर एक बार नजर जरूर रख के जाना। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको करंट, जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो 10 दिन पहले ही इसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि पहले आपको बता दिया तो आप उसको क्या है याद अच्छे से नहीं कर पाओगे। 10 दिन पहले अच्छे से रिमाइंड करके करंट अफेयर की एक अच्छी सी क्लास में आपके लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, वही शेयर करें, और अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके, वहाँ पे चैनल को बहुत शेयर और सपोर्ट किया करें भाई सभी बच्चे आपसे। ठीक है, और थैंक यू ऑल ऑफ यू।